आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कहा गया है कि न्यूक्लियस मूविंग विद वेलोसिटी v emits an alpha particle. Let the velocities of alpha particle and remaining nucleus be v1 and v2 and their masses be m1 and m2. Then ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं. v1 v2 must be parallel to each other. None of the two v1 should be parallel to each other. v1 plus v2 must be parallel to v. m1 b1 प्लस m2 b2 मस्ट बी पैरेलल टू b. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मान लेते हैं x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है. उसके बाद ये इसमें एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, और बचा वाला न्यूक्लियस निकलता है. तो जरूरी नहीं कि ये पैरेलल ही जाएं. मान लीजिए किसी एंगल पर ये जाते हैं θ1 और किस एंगल पर θ2 बचा वाला रेजिडुअल जो है न्यूक्लियस जाता है. इसका मास m1 और इसकी वेलोसिटी v1 और इसका मास m2 और इसकी वेलोसिटी v2. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पैरेलल ही जाए, किसी भी एंगल में जा सकता है. अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है. क्यों 0 है? बिकॉज इस पूरे को अगर सिस्टम माने तो अल्फा पार्टिकल इसी से इमिट हो रहा है, तो कोई इसमें कोलिजन हो नहीं रहा है, कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ये इमिट हो रहा है, इसके अपने मास से इमिट हो रहा है. तो यानी कि वो इंटरनल फोर्सेस के तहत वो इमिट हो रहा है. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है. और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो अगर इसका मास हम m ले लेते हैं तो mv मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. क्यों? क्योंकि ये इनिशियल मोमेंटम हो गया और ये फाइनल मोमेंटम. हम ये जानते हैं कि अगर कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो उनका लीनियर मोमेंटम इक्वल होता है. यानी कि अगर लीनियर मोमेंटम इनिशियली वो x डायरेक्शन में अगर उसका मोमेंटम हो रहा था इस वाले पार्टिकल का, तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टिकल अलग हुए हैं उनका भी x डायरेक्शन में मोमेंटम होगा. और कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए अगर हम θ1 मान एंगल पे ले लेते हैं तो इसका जो x कंपोनेंट होगा इस वाले का और इसका y कंपोनेंट होगा. इसी तरह से इस वाले का x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट. इस रेजिडुअल न्यूक्लियस का y कंपोनेंट और अल्फा पार्टिकल का y कंपोनेंट आपस में जरूर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तभी ये लीनियर मोमेंटम की कंडीशन हमारी अप्लाई हो पाएगी. तो जरूरी नहीं कि ये पैरेलल ही हो. तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि v1 v2 मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, नहीं, सवाल ही नहीं उठता. कोई जरूरी थोड़ी ना कि सब पैरेलल ही हो, जैसे मैंने दिखाया किसी एंगल पर. तो ये मस्ट भी जो इसने कहा है ये गलत है, क्योंकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मे बी भाई जैसे v स्पीड से अगर कोई पार्टिकल जा रहा है आपका न्यूक्लियस, तो बचा वाला पार्टिकल अल्फा पार्टिकल v1 स्पीड से मूव कर सकता है और ये बचा वाला v2 तो हो सकता है पैरेलल, लेकिन मस्ट भी तो नहीं हो सकता. तो ये ऑप्शन गलत है. नन ऑफ द टू v1 v2 शुड बी पैरेलल, कोई नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं ठीक है, हो भी सकता है. तीसरी बात है v1 प्लस v2 मस्ट बी पैरेलल टू v, यानी v1 प्लस v2 ओनली मस्ट बी पैरेलल, तो ये भी गलत है. हाँ, m1 v1 यानी मोमेंटम उसका कंजर्व हो सकता है, तो m1 v1 जो डी ऑप्शन है m1 v1 प्लस m2 v2 मस्ट बी पैरेलल टू बी. मस्ट बी पैरेलल टू बी का मतलब इनिशियल मोमेंटम अगर x डायरेक्शन में है तो फाइनल मोमेंटम भी x डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का सम. जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर मान लीजिए किसी एंगल में भी है तो इसका y कंपोनेंट अल्फा पार्टिकल का और रेजिडुअल मास न्यूक्लियस का y कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x डायरेक्शन में इसका मोमेंटम हम कंजर्व कर लेंगे. तो ये जो है ऑप्शन जो डी है वो हमारा फिर बैठता है कि m1 v1 प्लस m2 ये दोनों सम मस्ट बी पैरेलल टू b. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे.